बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो डिस्कशन है ये मैट्रिक्स के बारे में ही है बुनियादी तौर पे। तो मैट्रिक्स के बारे में आपने गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड्स जो हैं वो पहले भी पढ़े होंगे मैनुअली स्टडी करने के लिए। हमारा आज का जो बुनियादी मकसद है वो इन मेथड्स को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ज़रिए जो है वो सॉल्व करने का तरीका सीखना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गॉस एलिमिनेशन मेथड किसे कहते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड किसे कहते हैं और ये किस काम के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। इन मेथड्स पर जाने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। तो जो इक्वेशंस इस फॉर्म में लिखी जाएं ax इज इक्वल टू b, इन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। इसमें ये जो राइट हैंड साइड पर b है इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, और अगर ये नॉन ज़ीरो हो तो फिर हम कहेंगे कि ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। बहुत सारे साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से वास्ता पड़ता है और उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करके हम डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, उनका सॉल्यूशन फाइंड करने के डायरेक्ट मेथड भी हो सकते हैं, आइटरेटिव मेथड भी हो सकते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो वैल्यूज़ को एवेल्युएट करके फाइंड आउट करके हमें दें। गॉस एलिमिनेशन मेथड भी एक ऐसा ही एल्गोरिदम है जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। गॉस जॉर्डन भी ऐसा ही एक मेथड है जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों मेथड बहुत सिमिलर हैं, एक माइनर सा डिफरेंस है जिसकी बेस पे इनकी वर्किंग एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट हो जाती है। अगर हम गॉस एलिमिनेशन मेथड की बात करें तो गॉस एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो जब आप किसी मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं तो वो उसको रो एचलन फॉर्म में चेंज कर देता है। रो एचलन फॉर्म के बारे में आप जानते ही होंगे कि रो एचलन फॉर्म से हमारी क्या मुराद है। रो एचलन फॉर्म में कोई मैट्रिक्स जब कन्वर्ट होता है तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो लोअर ट्राइंगल कहेंगे हम उसके सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो जाती है। इस कॉन्फ़िगरेशन को आप कहते हैं रो एचलन फॉर्म। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है ये बुनियादी तौर पे काम करता है कि पहले आप मैट्रिक्स को रो एचलन फॉर्म में चेंज करते हैं, उसके बाद आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके आप जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं इक्वेशंस के अंदर, एक्स के से रिलेटेड जितने भी वैल्यू हैं, यहाँ पे देखें ना, ए कोफिशेंट है, एक्स जो है वो वेरिएबल है और बी जो है इसकी वैल्यू है। तो गॉस जॉर्डन मेथड की अगर बात करें तो है काम तो इसका भी यही है, निकालना तो इसने भी लीनियर इक्वेशंस का सलूशन ही है। बस फ़र्क ये है कि जब आप गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करते हैं तो उसमें लोअर ट्राइंगल के साथ साथ अपर ट्राइंगल, वो एंट्रीज जो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर पाई जाती हैं अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स, वो सारी की सारी भी 0 हो जाती हैं। और इस तरह तमाम जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू डायरेक्ट सिंपल कैलकुलेशन से आप जो है वो कर सकते हैं। तो पहले आज की हमारी डिस्कशन का जो मेन फोकस है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड है। आज हम सीखना चाहेंगे कि किस तरह से गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो किसी मैट्रिक्स को रो एचलन फॉर्म में चेंज करता है और किस तरह से गॉस एलिमिनेशन मेथड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके दो बुनियादी स्टेप्स जो हैं जो हमें जहन में रखने होंगे। सबसे पहला स्टेप है फॉरवर्ड एलिमिनेशन। फॉरवर्ड एलिमिनेशन के ज़रिए आप रिड्यूस करेंगे सिस्टम जो है आपका जो मैट्रिक्स है उसको रो एचलन फॉर्म में चेंज करेंगे और लोअर ट्राइंगल जो है उसको आप 0 कर लेंगे।
और दूसरा स्टेप आपका होगा बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे लास्ट इक्वेशन से शुरू करेंगे, उसमें एक सिंगल एंटिटी होगी, उससे आखिरी वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी, उस वैल्यू को उठा के सेकंड लास्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। सेकंड लास्ट से जो आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी, तो जो पहले आपने लास्ट और सेकंड लास्ट फाइंड आउट कर लिया है उसको थर्ड लास्ट इक्वेशन के अंदर आप पुट कर देंगे। तो इस तरह से एक एक करके आप सारे जितने भी पॉसिबली वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम के अंदर लीनियर इक्वेशंस के, उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी याद दहानी के लिए मैं कुछ ऐसे ऑपरेशंस लिख रहा हूँ जो आप मैट्रिक्स पे परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी रोज़ के ऊपर जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है कि यू कैन स्वैप द पोजीशन ऑफ टू रोज। आप रोज की पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। यू कैन मल्टीप्लाई बाय रो बाय नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर। आप रो को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह ये भी हो सकता है कि आप एक रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरी किसी रो के अंदर ऐड कर दें या उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इस तरह ये कॉमन ऑपरेशंस हैं जो आप रोज़ के साथ करते हैं। तो ये रो ऑपरेशंस जो हैं इनमें जो लास्ट में हम देख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एल्गोरिदम की डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम C++ के ज़रिए गाज एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने का एक प्रोग्राम लिख सकें। गाज एलिमिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको मैनुअली सॉल्व करते हैं, ताकि हमारे जहन में जो कंसेप्ट है वो रिन्यू हो जाए, ताज़ा हो जाए कि गाज एलिमिनेशन मेथड किस तरह से काम करता है। तो एग्जांपल के तौर पे हमने एक सिस्टम लिया है लीनियर इक्वेशंस का, जिसमें 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z। तो पहली इक्वेशन आप जैसे देख सकते हैं, ये x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 5। और थर्ड आपके पास इक्वेशन है 4x माइनस 7y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we write these equations in matrices form। so ये आपने उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है। तो ये पहला जो मैट्रिक्स है आपका, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ये जो दूसरा वन डायमेंशनल मैट्रिक्स है, इसमें आपने वेरिएबल्स की वैल्यू लिखी है। और ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, इसमें आपने रिजल्ट्स जो थे हर इक्वेशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो मेंशन की थी। इस को सॉल्व करने के लिए आमतौर पे हम एक अलहदा से मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे आगमेंटेड या कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें हम x, y, z को एलिमिनेट कर देते हैं, नहीं लिखते यहाँ पे, तो इस शक्ल में जो है वो लिखा जाता है। इसको हम आगमेंटेड या कोफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस थी वो मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज हो गई हैं। अब आप इस मैट्रिक्स के अंदर जो है गाज एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे और x, y और z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मेथड अगेन सेम होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लोअर ट्राइंगल को 0 करना है। अब देखें लोअर ट्राइंगल में यहाँ पे कौन से एलिमेंट हैं और डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं। ये एलिमेंट जिन पे आप मेरा पॉइंटर देख सकते हैं, ये इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हैं, राइट। और ये जो इन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 2, 4 और -7, ये दे फॉर्म लोअर ट्राइंगल। और ये जो -2, 1 और -3 हैं, दे फॉर्म अपर ट्राइंगल। अगर आप गाज एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो आप सिर्फ 2, 4 और -7 जहाँ जहाँ पे हैं, आपको यहाँ पे 0 चाहिए। अगर आप गाज जॉर्डन मेथड अप्लाई करेंगे तो ये जो आपकी अपर ट्राइंगल है, तो इसमें आपको -2 की जगह भी 0 चाहिए, 1 की जगह भी 0 चाहिए, -3 की जगह भी आपको 0 चाहिए। तो गाज एलिमिनेशन मेथड को सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह गाज एलिमिनेशन इस्तेमाल करके, किस तरह रो ऑपरेशन इस्तेमाल करके आप मैट्रिक्स को रो एचलन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं
ये आपके पास मैट्रिक्स मौजूद है। इसमें आप करते ये हैं कि पहली रो को अगर देखें तो उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है ये 1 है। इस रो को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 पहला एलिमेंट इसका बन जाएगा, कितना? 2 बन जाएगा। अब आप सेकंड रो में से ये जो प्रोडक्ट है 2R1 इसको माइनस कर देंगे, या उसमें आप -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें या 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, एक ही बात है। तो हमने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और R2 में से माइनस कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे था 2, ये बना 2 - 2, ये पहली वैल्यू 0 हो गई। तो ये सारे जितने भी एलिमेंट इस रो के अंदर मौजूद हैं ये ऑपरेशन सब के साथ होगा, ठीक है। लेकिन हमारा फोकस इस टाइम सिर्फ उस एलिमेंट पे है जिसको आप 0 करना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप ये 4 है, इस 4 को 0 करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को आप -4 से मल्टीप्लाई करें, ये -4R1, एंड इसको R3 में ऐड कर दें। तो जब इसको R3 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4 - 4, ये पहली टर्म बनेगी 4 - 4, ठीक है। बाकी टर्म भी एज इट इज़ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो बनेंगी उस हिसाब से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपने ऑपरेशन जब भी परफॉर्म करना है तो पूरी रो के ऊपर करना है, ठीक है, ताकि कोई एलिमेंट जो है वो ऐसा ना रह जाए जिस पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म ना किया हो। तो ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको आप 0 कर चुके हैं। अब हमारी लोअर ट्राइंगल में एक वैल्यू ऐसी रह गई है जो स्टिल नॉन ज़ीरो है और वो अब चेंज होके 1 बन चुकी है। इसकी वैल्यू इस टाइम कितनी है, 1 है। आप इसको भी 0 करना चाहते हैं। आप क्या करेंगे कि आप सेकंड रो को 5 से डिवाइड कर दें। ये आपकी सेकंड रो है तो ये 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना बन जाएगा, 1, ठीक। अब आप इसको थर्ड रो में से माइनस कर दें, ठीक है। सो ऑपरेशन बनेगा आपका R3 - R2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। या आप पहले डिवाइड कर लें उसके बाद R3 - R2 कर लेंगे तो आपके पास जो है ये बन जाएगा 1 - 1, तो 1 - 1 की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। तो इस तरह अब ये जो आपके पास फाइनली मैट्रिक्स आपको नज़र आएगा, इस वन, इसमें ये लोअर ट्राइंगल है और इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो इस मैट्रिक्स को हम दोबारा से इक्वेशंस की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं तो सबसे पहले आप आखिरी इक्वेशन लिखें, ये बनेगी -2z = -2। इसमें सिंगल एलिमेंट है, 2 से डिवाइड कर दें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट z = 1। ओके, नो आप इंटरमीडिएट रो पे आ जाएं। यहाँ पे ये बनेगा y - z = 1, y - z = 1, ये हमने इक्वेशन लिख दी। y - z = 1, z की वैल्यू आपके पास मौजूद है, सो y = z + 1। z की कितनी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 है, तो 1 + 1, y की वैल्यू आपके पास 2 बन जाएगी। इसी तरह अगर आप फर्स्ट रो में आए तो ये बनेगी x - 2y + z = 0। ये मैंने ये इक्वेशन लिखी, x - 2y + z = 0। ओके, सो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट विल बी 2y - z, राइट। ये बनेगा 4 - 1 = 3। तो ये था बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहले आपने z निकाला, फिर z की वैल्यू को पुट करके आपने y निकाला, फिर y और z की वैल्यू को पुट करके आपने x निकाला। इसे कहते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 2 काम किए आपने पहले स्टेप के अंदर लोअर ट्राइंगल को 0 किया। डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने एलिमेंट्स आते थे कॉलम्स के अंदर, तमाम की वैल्यू को आपने रो ऑपरेशंस की हेल्प से पहले क्या किया, 0 किया, और उसके बाद आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके x और y और z की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से ये आपके पास इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन आ गया। ये तो था एक मैनुअल मेथड। यही काम अगर आप कंप्यूटर के ज़रिए करना चाहते हैं, सो यू नीड एन एल्गोरिदम। तो हम इन दोनों जो टास्क हैं हमारे, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, इनके लिए एल्गोरिदम डेवलप करते हैं। तो हमारा पहला टास्क क्या था कि हम मैट्रिक्स को
रो एचलन फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा टास्क हमारा है कि हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एल्गोरिदम डेवलप करने के लिए हम एक जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें n इक्वेशंस मौजूद हैं। ये सारे की सारी एंटिटी अगर आप देखें तो दीज आर ऑफ द फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी और ए एक्स इज इक्वल टू वाई टाइप की हैं। तो इसको अगर आप देखें तो दैट इज a11 x1, a12 x2, a13 x3 एंड सो ऑन a1 एंड xn इज इक्वल टू y1। ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन को देखें a21 x1, a22 x2, a23 x3 प्लस एंड सो ऑन a2n xn is equal to y2 and so on. You have an equation. So last equation is an1 x1, an2 x2, an3 x3 plus so on ann xn is equal to yn. So this is our system of linear equation. So we follow the same footsteps which we follow to solve the example manually. So first of all, we will change it into the matrices form. So we have separated variable matrix, resultant matrix and coefficient matrix over there. So the coefficients are a11, a12, a13 and so on, a1n, a21, a22, a23, a2n, a31, a32, a33, 3n and so on, an1, an2, an3, ann. Here this xn is written mistakenly, this is not there. So there is only ann is equal to x1, x2, x3 and so on up to xn and y1, y2, y3 and so on up to y. Okay, so you have converted system of linear equations in matrix form. Okay, once we get the matrix form, we can easily form its augmented matrix or coefficient matrix by eliminating these x1, x2, x3, xn part and writing left and right hand side numerical values of left and right hand side together. And now you want to change this matrix, this coefficient matrix into row echelon form. इसकी क्या शेप बनेगी जब आप इसको रो एचलन फॉर्म में तब्दील करेंगे? तो शेप ये देखिए जी, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं a11, a22, a33, इसके बाद a44, a55 सो ऑन ann. इनके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको ज़ीरो होना चाहिए। हम ये काम कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपको चाहिए कि a21 जो है ये ज़ीरो हो जाए, फिर आपको चाहिए a31 ज़ीरो हो जाए, a41 ज़ीरो हो जाए, an1 ज़ीरो हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में आप चाहेंगे कि a22 के नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो सारी ज़ीरो हो जाएं, a32 ज़ीरो हो, a42 ज़ीरो हो, ठीक है, an2 ज़ीरो हो। इसी तरह नेक्स्ट आप चाहेंगे कि a33 के नीचे कॉलम में जितनी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी ज़ीरो हों, ठीक है। यहाँ तक कि आप n-1 कॉलम में चले जाएंगे, यहाँ तक n-1 कॉलम का आखिरी एलिमेंट भी ज़ीरो हो जाए तो ये आपकी लोअर ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। हम ये काम कैसे कर सकते हैं? हम इसका एल्गोरिदम बनाना चाहते हैं। इस काम को करने के लिए आप एग्जाम्पल में हमने जो रो ऑपरेशन किया था उसको जहन में रखेंगे। हमने क्या किया था कि सेकेंड रो का जो भी फर्स्ट एलिमेंट था जिसको आप ज़ीरो करना चाहते थे उसको आप फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, और जो आपके पास रिज़ल्ट आता था उसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करके आप सेकेंड रो में से माइनस कर देते थे। सॉरी, तो यही काम हमने जो है वो अब करना है। हम एक मैथमेटिकल फैक्टर को डिफाइन करेंगे यहाँ। मिसाल के तौर पे आप a21 को ज़ीरो करना चाहते हैं तो आपने एक फैक्टर डिफाइन किया है m, इसके साथ आप सब्सक्रिप्ट 21 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a21
वही एलिमेंट जिसको ज़ीरो करना चाहते हैं डिवाइडेड बाय फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट, पहला डायगोनल एलिमेंट जो पहली रो का पहला एलिमेंट है उससे आप डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आपके पास एक फैक्टर आएगा m21। इसी तरह अगर आप a31 को ज़ीरो करना चाहते हैं तो उसके लिए जब हम फैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, थर्ड टर्म जो आपकी रो है उसका पहली एलिमेंट लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म के पहले एलिमेंट से, तो आपके पास एक फैक्टर बन जाएगा जिसे हम कहेंगे m31 एंड सो ऑन। और लास्ट के लिए ये बनेगा an1 को आप अगर ज़ीरो करना चाहते हैं, पहले कॉलम की आखिरी वैल्यू है ये, और इसको a11 से डिवाइड कर देंगे, तो ये फैक्टर बन जाएगा आपके पास mn1। ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर आप इसको एक फार्मूला की शक्ल देना चाहें तो आप आसानी से इसका फार्मूला लिख सकते हैं MIK, ठीक है, इज इक्वल टू AIK ओवर AKK। इस फार्मूले की समझ हमें आएगी अगर हमें पता हो कि I की वैल्यू क्या होगी और K की वैल्यू क्या होगी। सो इट्स क्वाइट सिंपल। जब आप शुरू करेंगे एट द स्टार्ट तो सबसे पहले जो है आप K की वैल्यू को डिसाइड करेंगे। तो अगर आप सेकेंड रो से A21 को ज़ीरो करना चाहते हैं तो K को आप 1 रखेंगे। ठीक है, और I की वैल्यू हमेशा K से एक स्टेप बड़ी रखनी है स्टार्ट में, उसके बाद जो है वो I की वैल्यू बढ़ती जाएगी ताकि पूरे कॉलम में जितनी वैल्यूज़ हैं आप उनको ज़ीरो कर सकें। ठीक है, तो ये देखें जी, हमने कहा K इज इक्वल टू 1 है पहली आइटरेशन के लिए, I की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, n तक जाएगा। ठीक, सेकेंड आइटरेशन के लिए जब आप जाएंगे तो दूसरे डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाली एंटिटीज़ को ज़ीरो करना है आपने, तो फिर K की वैल्यू को 2 रखेंगे आप। ठीक है, तो K की वैल्यू को 2 रखेंगे तो I की वैल्यू उससे एक स्टेप आगे से शुरू होगी, 3 से शुरू करेंगे, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सो अगर आपके पास यहाँ पे हम देखें K की वैल्यू हो 1, 2, 3 एंड सो ऑन n-1 तक, तो I की वैल्यू होगी K+1, K+2, K+3 और ये जाएगी n तक, क्योंकि ये उससे एक स्टेप आगे है। ठीक है, सो ये n-1 तक के इसलिए गया है कि आपने आखिरी एलिमेंट को ज़ीरो नहीं करना, क्योंकि आखिरी एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट होता है। ठीक, तो आपने उससे लास्ट कॉलम से पीछे रहना है। ओके, तो अब काम बहुत सिंपल है। एंट्रीज जिनको आप ज़ीरो करना चाहते हैं उनको आप MIK से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पिवट रो को मल्टीप्लाई करेंगे। आप एंट्री को ज़ीरो करना चाहते हैं, पिवट रो से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को आमतौर पे जो है पिवट कहते हैं, या जिसका पहला एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो, ठीक है, या जिसका नॉन ज़ीरो एलिमेंट पहले हो, लेफ्ट साइड पे हो। पिवट रो है वो आपकी, आप पिवट रो से जो फैक्टर आपने निकाला है MIK उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उसको उस एलिमेंट से, उस रो से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसके एलिमेंट को आप ज़ीरो करना चाहते हैं। यही आपने किया, AIJ इज इक्वल टू AIJ माइनस MIK मल्टीप्लाई बाय AKJ। देखें ये AKJ पिवट एलिमेंट है फर्स्ट रो का, पिवट रो का, इसको आपने MIK से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो AIJ की K+1 वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू जो है ये आप चाहते हैं कि ज़ीरो हो जाए, तो ये पुरानी वैल्यू है इसकी, इनिशियल वैल्यू है उसकी। इस वैल्यू में से ये जो प्रोडक्ट है इसको माइनस कर देंगे, तो आंसर अगर ज़ीरो आ जाए तो हमारा टारगेट जो है वो अचीव होता है। यहाँ पे आपने J इंडिसेस भी इंट्रोड्यूस करवाई है। J को हम K के बराबर रखेंगे। J K से शुरू होगा, K+1, K+2, लेकिन जाएगा n तक। ठीक है, तो ये एक फार्मूला डेवलप कर लिया और एक फैक्टर डेवलप किया है। फैक्टर हमने डेवलप किया MIK इज इक्वल टू AIK ओवर AKK, राइट। और फार्मूला ज़ीरो करने के लिए आपने रो ऑपरेशन बनाया है बुनियादी तौर पे, ये आपने AIJ इज इक्वल टू AIJ माइनस MIK मल्टीप्लाई बाय AKJ। ठीक है, इसको अगर हम उसी एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करें जिसको हम मैनुअली हल करके आए थे,
तो हमें काफ़ी अच्छा इसको समझने में आसानी रहेगी, हम आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूले मेरे पास मौजूद हैं, के आई जे का आपस में रिलेशनशिप मेरे पास डेवलप हो चुका है। अब मैं उस एग्जांपल पे दोबारा जाता हूँ। ये वही मैट्रिक्स लिया है मैंने एज इट इज़, जिसको हमने मैनुअली हल किया था, ठीक है। सिवाय मैंने कोफिशिएंट्स के नाम लिख दिए हैं, यहाँ पे A11 लिख दिया, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33 एंड सो ऑन। सिर्फ मैंने कोफिशिएंट के नाम लिख दिए ताकि हमें पता हो कि हम किस पोजीशन वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, आप इसको रो एचलन फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि ये A210 हो, जो कि इनिशियली कितना है 2 के बराबर है। फिर आपको चाहिए A310 हो, फिर आपको चाहिए A320 के बराबर हो। आइए, क्या हमारा फार्मूला जो हमने डेवलप किया है ये टारगेट अचीव कर सकता है? ऐसा करने के लिए पहले हम फैक्टर MIK फाइंड करते हैं फॉर k इज इक्वल टू 1। I 2 होगा और J 1 होगा। बिल्कुल हमने उसी रूल को फॉलो किया है कि I k प्लस 1 के बराबर होगा और J k के बराबर होगा। तो k को आपने क्या लिया है 1, राइट। तो I आपका जो है वो 2 के बराबर हो गया और J आपका जो है वो 1 के बराबर हो गया। तो MIK था, I 2 है, K 1 है, तो ये बना M21 इज इक्वल टू A IK था तो A21 ओवर AKK A11, ठीक है। अब वैल्यूज मैट्रिक्स में से देख के पुट करते हैं। A21 की वैल्यू कितनी है जी 2, ये 2 डिवाइडेड बाय A11 की वैल्यू कितनी है 1, सो आंसर इज 2। तो फैक्टर आ गया आपके पास 2, जिसको आपने पहले रो के पहली रो से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रो में से माइनस करना है। ओके, तो ये फिर हम जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये हमारा ऑपरेशन था, तो इसमें भी आपने आई जे के की वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये बना ए क्या था आई जे, आई कितना है 2, जे कितना है 1, A21 राइट, A21 इज इक्वल टू A21 माइनस M21 मल्टीप्लाई बाय A11। के जे है ना, के भी 1 है और जे भी 1 है, तो ये A11 बनते, ठीक है। ओके, सो अब सारी वैल्यू आपके पास मौजूद हैं। A21 की वैल्यू देखें क्या है इनिशियल, A21 की वैल्यू है 2, M21 की वैल्यू आपने खुद निकाली है, ये भी 2 है, मल्टीप्लाई बाय 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 0, सो इसका मतलब आपने जो सेकंड रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट 0 कर लिया है। अगर आप इसमें कामयाब हो गए हैं तो फिर हम क्रॉस चेक करने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर A31 को 0 करना हो तो फिर क्या करेंगे। तो इसमें देखें जी, आपने A31 को 0 करना है, आपने K को 1 ही रखा है। अब I आपका 3 हुआ, J आपका 1 ही है, ठीक है। तो कॉलम में जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे I की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे रो अपडेट करते जाएंगे ना, वैसे वैसे I की वैल्यू चेंज होती जाएगी। सो ये था MIK, सो I 3 है, K 1 है, दैट इज M31 इज इक्वल टू A31 ओवर A11। तो A31 की वैल्यू हमारे मैट्रिक्स में कितनी है 4, ये देखिए A31 की वैल्यू 4 है, A11 की वैल्यू 1 है, सो दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1, सो M31 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब फार्मूला लगाएं, रो ऑपरेशन करते हैं जी। A31 इज इक्वल टू A31 माइनस M31 मल्टीप्लाई बाय A11। अच्छा जी, इसमें वैल्यू पुट करें। A31 की वैल्यू कितनी है 4, M31 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 4, मल्टीप्लाई बाय A11 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, 4 माइनस 4 जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये A31 है, सॉरी दिस इज A31 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो दो एलिमेंट 0 हो गए, A21 भी 0 हो गया, A31 भी 0 हो गया, तो अब एक रह गया कि ये रो एचलन फॉर्म में चेंज है, ये है A32। जब आप इसको 0 करने जाएंगे तो A32 जब आपके पास होगा तो इसमें I जो है वो आपका 3 होगा,
के जो है आपका 2 होगा, जे जो है वो भी आपका 2 होगा, तो ये बनेगा M32। ठीक है, इसकी वही वैल्यू आ जाएगी M32 की जो A32 की है। फिर आप जो है ये रो ऑपरेशन परफॉर्म करके इस तीसरे एलिमेंट A32 को भी 0 कर देंगे। ठीक, तो एक बात जहन में रखनी है आपने, ये जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं ये किसी एक एंट्री पे नहीं, पूरी की पूरी रो के ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक, तो पूरी की पूरी रो पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो इस तरह हमारा मैट्रिक्स जो है वो रो एचेलॉन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इससे अगला जो पार्ट है उसमें हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है, लेकिन आज के लिए हमारा यही टास्क है। सो हमने सक्सेसफुली एक एल्गोरिदम डेवलप किया है कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स को किस तरह से आप डायरेक्टली ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग की हेल्प से रो एचेलॉन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आज के लिए यही काम है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसकी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन किन फार्मूलों के ज़रिए होगी और इसको हम प्रोग्रामिंग की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये है जी हमारा आज का काम। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चंस हों तो आप पूछ सकते हैं। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर द मीटिंग। इट इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।